तो आज इस वाले क्लास में आज ही के दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय विधि पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि में हम लोग 5 यूनिट है। 5 यूनिट में लगभग लगभग ऐसी चीजें जो बिल्कुल एग्जाम में आ सकती हैं या समझने के लिए आवश्यक है, उसको हम इस पर चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय विधि। अंतर्राष्ट्रीय विधि चूंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, या देश के आपसी संबंधों में, या देश को अ, विदेश स्तर पर या पूरे विश्व के सभी देशों को आपसी सहयोग के लिए यदि एक विधि ना हो, एक नियम कानून ना हो, तो पूरे देश में अराजकता भी फैल सकती है, पूरे विश्व में अराजकता फैल सकती है। तो उसी में ये जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून या विधि का हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले यूनिट में है अंतर्राष्ट्रीय विधि या कानून की प्रकृति, क्षेत्र, अ, अंतर्राष्ट्रीय कानून और देश का कानून। और दूसरा जो इसमें यूनिट है उसमें है अंतर्राष्ट्रीय विधि या कानून के जो है स्रोत क्या है, जिसमें संधि है, अलायंस है मतलब सहयोग है, कन्वेंशंस मतलब परंपराएं जो चली आ रही हैं, और कंपैक्ट्स ईदर फॉर कमर्शियल और पॉलिटिकल पर्पसेस। तो ये है हम लोग पढ़ना है। उसके बाद तीसरे यूनिट में संहिताकरण पढ़ना है, और इसमें संधियां पढ़नी है। और चौथे यूनिट में जो हम लोग को पढ़ना है वो है रूल ऑफ लैंड वारफेयर, मतलब जो स्थल युद्ध है और हवाई युद्ध एरियल वारफेयर है। और पांचवें में पढ़ना है नेवल वारफेयर, मतलब हवा, हवा नहीं हवाई जहाज, पानी का जहाज वाला, सॉरी, जिसको जल पोत युद्ध बोलते हैं। और जो उदासीन राज्य होता है उसका क्या महत्व होता है। तो इतनी चीजें हैं इसमें इसमें हम और शायद पुस्तक भी सब लोगों को दिए थे हम स्कैन करके। मुझे लगता है उसी में से बहुत सारी चीजें हमें काम देंगी, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय विधि होती क्या है ये सब लोग जाने। तो जेरमी बेंथम का नाम सब लोगों ने सुना होगा। जेरमी बेंथम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून होता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहा कि जो राज्य के बीच के संबंध जो हैं उसको नियंत्रित करने वाले जो नियमों का एक संग्रह होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय कानून या विधि का नाम दिया जाता है। बेंथम, जेरेमी बेंथम ने इसकी बात की। यहाँ पे राज्य का मतलब यह है कि देश। ठीक है, राजनीति विज्ञान में जब भी राज्य आए तो उसको कंट्री या नेशन के रूप में देखना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों का संग्रह हो सकता है जो देशों को आपस में सहयोग करने के लिए बाध्य करता है, आपस में शांति बनाए रखने के लिए बाध्य करता है। और यह इस कानून के माध्यम से समानता स्थापित होती है, और विश्व में शांति होती है, समानता होता है, मानवाधिकार सुरक्षित रहते हैं, युद्ध को कम से कम जो है होने। अब युद्ध तो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कानून रोक नहीं लेता है, लेकिन उसको कम से कम किया जा सकता है, युद्ध को कम से कम किया जा सकता है, कूटनीति को बढ़ावा दिया जा सकता है। और व्यापार, अंतरिक्ष या अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो भी हैं वो सब अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए लागू होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी बनाया गया है जो हेग में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का कहीं यदि कहीं ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां टूट गई, तो दूसरा देश उसमें जाकर के कानूनी रूप से सहायता ले सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उस पर अपना निर्णय देगा, जो भी होगा उसमें निर्णय देगा, वो दोनों देशों को मान्य होगा। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून चलता है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून बहुत बड़ी चीज है। हालांकि इसका बहुत कोई देश इसको माने चाहे ना माने, ये तो होता है, संभव है पूरी तरीके से, लेकिन ज्यादातर लोग इसको मानते हैं और मानते हैं। और वो घरेलू कानून से बिल्कुल अलग होता है, इसका अपना कानून होता है, इसकी अपनी विचारधाराएं होती हैं। विचारधाराओं का मतलब कि देशों के बीच में शांति बहाल हो, समानता की बात हो देशों के बीच में। ये नहीं कि यदि अमेरिका बहुत मजबूत है तो भारत को सताएगा, या भारत बहुत मजबूत है तो नेपाल को सताएगा, या चीन के पास हथियार है, अमेरिका और रूस के पास हथियार है तो पूरे देश पे कब्जा करने का प्रयास करेंगे विश्व में। ऐसा असंभव है। इसीलिए
संधियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है अंतर्राष्ट्रीय कानून में, और सहयोग का बहुत बड़ा रोल होता है, और किस प्रकार से इसको चलाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत कई सारे हो सकते हैं, जिसमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो इनका अपना एक जो नियमों का संग्रह है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, उसमें अनुच्छेद 38(1) में 3 स्रोत बताए गए हैं। ये हैं संधियां जिसको ट्रीटीज बोलते हैं, प्रथाएं जिसको कस्टम बोलते हैं, और एक जनरल जो एक थ्योरी चलता है सामान्य सिद्धांत, उसका इन्होंने स्रोत माना है अंतर्राष्ट्रीय कानून का। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय कानून। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में लोग क्या मानते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से वक्तव्य दिए हैं, और बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों का संग्रह होने के साथ साथ किसी भी देश में या विश्व स्तर पर शांति बनाए रखने में सफल होता है। इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय कानून को मान्यता भी देते हैं, देश उसको मान्यता भी देते हैं। तो ह्यूगो ग्रोसियस के समय से ही अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात हो रही है। उसके बाद रिचर्ड जूस, और उसके बाद वेटल, मोसर आदि लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात की। लेकिन अभी जो मैंने बताया जेरेमी बेंथम का अंतर्राष्ट्रीय कानून, वो क्या सोचता है उसके बारे में मैंने बताया। तो और तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून को परिभाषा दी है। अब इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी प्रकृति यही है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना उत्पन्न हो, शांति उत्पन्न हो, सभी लोग एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें, सभी देश एक दूसरे से सहमति होते हुए शांति व्यवस्था को आगे ले जाने का कार्य करें। तो यही अंतर्राष्ट्रीय कानून की नियति है, यही प्रकृति है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे अराजकता से बचाव होता है। जैसा कि मैंने जो स्कैन करके दिया है उसमें ये सब चीज लिखा होगा, सब लोग देख लेंगे। विश्व शांति का आधार तैयार करता है, और प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, हथियारों से सुरक्षा बचाव देता है, युद्ध का न्यायपूर्वक संचालन करता है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून किस प्रकार से। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कार्य को ये सरल भी बनाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भी निर्णय होते हैं वो सबको मान्य होते हैं, सब लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें स्वीकार करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य देशों की संख्या पूरा पूरा वही सदस्य देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं, मतलब कि देशों की संख्या 193 के लगभग है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून ओपन हीम के अनुसार, ये बहुत बड़ी परिभाषा है, सब लोग इसको याद कर लें। ओपन हीम ने इंटरनेशनल लॉ लिखा, उन्होंने कहा कि राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़जन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह के नाम को कहते हैं जिसे सभ्य राज्य, सभ्य राज्य का मतलब यहाँ देश है, जिन्हें सभ्य राज्य, जिन्हें मतलब बहुत सारे, जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। मतलब कि आ, जो सिविलाइज्ड स्टेट हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को, इंटरनेशनल लॉ को मान करके नियमों से बंधे होते हैं, उसी अनुसार काम करते हैं। उसको जो प्रक्रिया होती है काम करने की, जो तरीके होते हैं जिसके माध्यम से कार्य किया जाता है, ओपन हीम ने उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का नाम दिया है। ठीक है, उसी प्रकार हेनरी कैल्सन के अनुसार उसने कहा कि राज्यों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि राज्यों की विधि का मतलब यहाँ बहुत सारे देशों की विधि, और देशों की विधि का मतलब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विधि से है। तो हैंस कैल्सन, राज्य की विधि इसने नहीं बोला है, राज्यों की विधि बोला है। सब लोग इस चीज को ध्यान देंगे। राज्यों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि वह नियमों और सिद्धांतों का संकलन बनता है जिसके अनुसार कार्य करना पारस्परिक व्यवहार तथा सभ्य राज्यों के लिए आवश्यक है। ये हैंस कैल्सन ने बोला इस चीज को, सब लोग इसको ध्यान रखेंगे। और एक बहुत बड़े राइटर हैं स्टार्क, जिनकी पुस्तक हम लोग एमए में पढ़े थे, जे जी स्टार्क, और इनकी पुस्तक इंग्लिश में थी। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखा एन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ, बहुत अच्छी किताब है ये, इसमें सब पूरा चीज मिलता है। तो इस पुस्तक में स्टार्क ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह लक्षण माना जाता है जिसमें कानून समूह के रूप में होता है, अधिकांश भाग का निर्माण उस सिद्धांतों तथा आचरण के नियमों से हुआ जिसके संबंध में देश यह अनुभव करता है कि वो इसका पालन करने के लिए बाध्य है।
ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का पालन करने के लिए बाध्यता होती है, ऐसा भी J. G. Starr का मानना है। एंड इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ में इन्होंने एक चीज लिखी है। अब इसी में आगे आए तो और लोगों ने भी इसकी बात की है। डेली लिस्जन के अनुसार इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों के पारस्परिक संघर्ष और सहयोग, जिसको राज्यों के शासन करने वाले वर्ग की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, जिसे राज्यों द्वारा व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दबाव प्राप्त किया जाता है, को नियंत्रित करने वाले नियम होते हैं। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में ये सब हो गया। ये बहुत से राज्य इसको मानते हैं और सब राज्य इसका पालन भी करते हैं। यहाँ पे दो चीजें निकल के आई, लगभग विश्व के सभी देश इसको नियमों को मानते हैं, और जो सभ्य देश होते हैं उसका पालन अपने देश में जरूर अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं, विधि का पालन करते हैं, जिससे शांति व्यवस्था विश्व में बनी रहे। नहीं तो ऐसे तो कोई देश कुछ भी कर सकता है। ऐसे तो किसी के पास परमाणु बम है, 5-6 बना के रखा है, किसी के ऊपर फोड़ सकता है। तो उसका एक नियम है, उस नियम से चलना पड़ेगा, नहीं तो उसके खिलाफ सभी देश इकट्ठा होकर के सामूहिक सुरक्षा के हिसाब से आ, उसको दबाने का प्रयास करेंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय नियम का एक हिस्सा है और ये बहुत जरूरी चीज है, अंतर्राष्ट्रीय नियम विश्व स्तर पर। तो इसके तत्व क्या है? एक कानूनी प्रक्रिया से ये चलता है, और अंतर्राष्ट्रीय समाज जो इंटरनेशनल सोसाइटी है उसके लिए ये स्वीकृत होता है, सब लोग इसको मानते हैं। और ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब कि कोई ये नहीं कह सकता कि हम मानेंगे वो नहीं मान रहा, ऐसा नहीं। सभी जो भी इसके सदस्य संख्या देश होंगे, सदस्य देश होंगे, 193 191 से लेकर के सब इसको मानेंगे। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून, और अब अगला उसी में है अंतर्राष्ट्रीय कानून और देश का कानून क्या होता है। देश का कानून संविधान से चलता है, देश का अपना कानून होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे सीमाएं हैं, युद्ध है, सब लोग इसको ध्यान देंगे। सीमाएं हैं, युद्ध हैं, उसमें क्या होता है कि सीमाओं और युद्ध में और ह्यूमन राइट में, मानवाधिकार में, ये सब ध्यान देंगे। मानवाधिकार हो गया, बॉर्डर हो गया, वार हो गया, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय विधि ही मान्य होती है। हम दिल्ली चलाने के लिए, उत्तर प्रदेश चलाने के लिए हम तो ये नहीं कहेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे कि हमारे यहाँ न्याय करो, दिल्ली में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। वो देश का कानून, देश का संविधान उस पर निर्णय लेगा। लेकिन यदि हमारे संसाधनों पर, हमारे समुद्री सीमाओं पर, हमारे स्थल सीमाओं पर, हमारे हवाई सीमा पर यदि कोई आक्रमण करता है, कोई उसमें इंक्रोचमेंट करता है, कोई उसमें आता है, घुसता है, जबरदस्ती करता है, तो उस चीज को हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जा सकते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत हम उसका हवाला दे करके उससे बातचीत करते हैं। उसको संधि के माध्यम से उसको ये कहने का प्रयास करते हैं कि आपकी हमारे साथ संधि ऐसी थी, आपने ऐसा किया। जैसे कि अभी हाल ही में ले लिया जाए, जब ये पहलगाम घटना हुआ, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, तब भारत ने पाकिस्तान में बहने वाली जो जल था सिंधु नदी का, भारत ने उसको रोक दिया। अब उसमें यह है कि भारत ने उसको रोक दिया, वो पानी वहां नहीं जा सकता। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत डैम बनाएगा तभी पानी रोक पाएगा, ये भी बात सही है। और दूसरी चीज है, ये वो IMF, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से वो पैसा मिला था, इसलिए सिंधु नदी का जल बंटवारा हुआ था 40 और 60 की रेशियो में, 30 और 70 की रेशियो में, तो उसको भी देखा जाना चाहिए। तो इसलिए भारत उसको नहीं रोक पाएगा। तमाम ऐसी चीज जो कही गई थी सिंधु नदी के जल को रोकने को लेकर के। तो इस प्रकार से यहाँ पर विषय ये आएगा, ये पाकिस्तान भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इसको बात को ले जाता है, तो जरूर जो वर्ल्ड बैंक से सहायता मिली थी उसको भारत इसको समझने का प्रयास करेगा। भारत के ऊपर एक दबाव भी बन सकता है कि क्या ये सही है अथवा गलत है। लेकिन चूंकि भारत के अंदर से वो नदी बह रही है, इसलिए भारत उसको रोक सकता है, कुछ भी करे, चाहे रोक दे चाहे उसको सुखवा दे, उससे कोई मतलब नहीं, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान अ, भारत पाकिस्तान से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि वो वर्ल्ड बैंक की नीतियां थी, और ये नियम था कि भारत जो है अपना जल पाकिस्तान की तरफ छोड़ेगा जरूर, उसको कभी बंद नहीं करेगा। तो ये भी था। तो अभी ये विषय है, इस पे चर्चा हो सकती है कि भविष्य में क्या भारत उसको वापस लेता है। और सीज फायर में ये कहा भी गया, जो उस दिन सीज फायर हुआ जिसमें भारत पाकिस्तान का जो छोटा मोटा युद्ध चल रहा था उसमें रुका, तो इस कहा भी गया कि युद्ध केवल रुक रहा है, लेकिन सिंधु नदी के जल के ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जो
स्थितियां थी, जल को हम लोग बहने नहीं देंगे पाकिस्तान की तरफ, ये भारत की अभी भी जो है यही नियम है। लेकिन यदि ये वहां पे जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाता है मामला, तो क्या होगा इस पर, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय विधि पढ़ रहे हैं, तो हम लोग स्टूडेंट होने के नाते उस चीज को जानना चाहिए कि यदि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है तो उसका क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये मैंने बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय क्या विधि क्या होती है और देश की विधि अपनी क्या विधि होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत जो होता है, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत मैंने बताया ही है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में संधियां होती हैं, परंपराएं होती हैं, और तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो इस विधि को जो है ये कहने का प्रयास करती हैं कि इस विधि के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान हुआ, तो उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत मान सकते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो अनुच्छेद 38 है उसमें कई प्रकार के स्रोत बताए गए हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, अभिसमय क्या होता है कि किसी भी चीज को लेकर के जो हस्ताक्षर हुए या जिसपे ये निर्णय हुआ कि ये मान के हम लोग चलेंगे, पूरा देश इस पे एकजुट होगा, उसको अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय बोलते हैं या इंटरनेशनल कन्वेंशंस बोलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज होता है, जो चीजें चली आ रही हैं उसको यदि कोई देश एक दूसरे देश का सम्मान कर रहा है उस रीति रिवाज को, तो इंटरनेशनल कस्टम वो भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत है। और संधियां इसकी स्रोत हैं, ये अनुच्छेद 59 में इसका वर्णन है। अंतर्राष्ट्रीय कानून वेत्ताओं के ग्रंथ हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य है, तर्क शक्ति है, विवेक है, और स्टेट पेपर्स हैं। तो इतने प्रकार के स्रोत दिए हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो स्रोत हैं मैंने बता दिया, एक तो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कस्टम है, जुडिशियल डिसीजंस भी हैं, न्यायिक निर्णय जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के वो भी है, संधियां हैं, ठीक, ये सब चीजें जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत है। तो सब लोग इसको पढ़ लेंगे, ये है पृष्ठ नंबर 47 48 पे दिया होगा जो मैंने दिया है, उसको पढ़ लेंगे सब लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे आने वाले में आएगा संधियां होती क्या हैं, संधि किसे कहते हैं, सब लोग ये जानने का प्रयास करें संधि किसे कहते हैं। ठीक है, हम संधियों को कैसे समझने का प्रयास करते हैं, हम सरल शब्दों में बता रहे हैं कि संधि वो चीज होती है जो एक देश से दूसरे देश के बीच में, चाहे वो आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, कूटनीतिक आधार पर, रक्षा संबंधी या अन्य विषय पर व्यापार को लेकर के कोई आपसी सहमति बनती है। और वो संधि कितने साल के लिए बनती है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 50 साल के लिए, 20 साल के लिए, उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है, जो जिसको एक दूसरे देश मिलकर के हस्ताक्षर करते हैं, उसी को हम संधि बोलते हैं, ट्रीटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे सिंधु जल संधि है, क्या है, सिंधु जल संधि है। तो इंडस वाटर जो ट्रीटी है वो भारत पाकिस्तान के बीच में है, ये क्या है, एक संधि है, दोनों देशों ने उस पर दस्तखत किया है, तो कोई उससे मुकर भी नहीं सकता। भारत उसको कितना दिन तक रोकेगा ये विषय हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये द्विपक्षीय संधि है, क्योंकि इसमें दो देश सम्मिलित हैं, भारत तथा पाकिस्तान। और ये 1960 में जो है इसका हस्ताक्षर हुआ, सब लोग इसको ध्यान रखेंगे। संधि क्या होती है, संधि दो पक्षीय हो सकती है, मतलब दो देश हो सकते हैं, बहुपक्षीय हो सकती है जिसमें दो देश के अलावा 3 से लेकर के 100 देश भी हो सकते हैं, बहुपक्षीय संधि हो सकती है। जैसे सीटीबीटी को मान लिया जाए, बहुपक्षीय, बहुत लोग उसको साइन किए हैं संधि को, सीटीबीटी को, जो परमाणु परीक्षण के लिए इससे संबंधित है, हथियारों की कटौती है, तमाम ऐसी संधियां होती हैं। या आतंकवाद को रोकने के लिए जो संधि आई 2001 की बात कर रहे हैं, वो संधियां जो थी जिसको लोगों ने यूएन के कहने पे अपने अपने देश में भी उसको संसद से पारित करवा लिया, वो संधि थी। तो इस प्रकार से उसको बहुपक्षीय बोलेंगे, जिसमें दो देश शामिल हो केवल, उसको द्विपक्षीय बोलेंगे, जैसे भारत पाकिस्तान का सिंधु जल समझौता। ठीक है,
तो इस पर ये मानना है कि अब ये समाचार कल हम पढ़ रहे थे तो उसमें आ रहा था कि भारत पाकिस्तान का जो सिंधु जल समझौता है, इसके बारे में हम मतलब दोनों देश फिर मिलजुल के बैठ करके बातचीत करना चाहते हैं कि जो पुराना जो समझौते का पुराने शर्तें थी उसको हटा करके नई शर्तें लाई जाएं। इस पे बात हो रही है, भारत पाकिस्तान में इस पे चर्चा हो रही है। तो यदि ये कामयाब होता है तो पुरानी चीजें हट जाएंगी, 1960 की जगह 2025 की संधि मानी जाएगी। तो ये जब होगा तब देखा जाएगा। खैर, ये तो अभी ऐसे ही एक विषय है जिसपे ये चर्चा की जा सकती है। तो ये समझने की जरूरत है, ठीक है। ये 1960 में इसका हस्ताक्षर हुआ था, तो संधि ये होती है। अब संधियों के अलावा आगे जब हम लोग चलेंगे तो आएगा कि राज्य का जूरिस्डिक्शन क्या होता है। जूरिस्डिक्शन क्या होता है, कानून का संहिताकरण क्या होता है। जूरिस्डिक्शन क्या होता है, जूरिस्डिक्शन का मतलब ऐसा अधिकार क्षेत्र होता है जो किसी भी देश की सीमा को कहाँ तक ले जा सकता है। जैसे भारत का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक हो सकता है, भारत का अधिकार क्षेत्र जो भारत की संप्रभुता है, जो भारत की सीमाएं निर्धारित हैं, सीमाओं में समुद्री सीमा भी आता है, हवाई सीमा भी आता है, वही उसका अधिकार क्षेत्र होगा। उसमें देश का कानून चलेगा और अंतरराष्ट्रीय विधि का अधिकार क्षेत्र जितने भी उसके सदस्य देश होंगे उसके ऊपर कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से, विधियों के माध्यम से और उसके आपसी संधियों के माध्यम से और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लागू होगा, वो जो होगा वो इसका क्षेत्र होगा, अधिकार क्षेत्र होगा या न्याय क्षेत्र होगा। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक लागू होगा, जो भी उसके सदस्य देश हैं उसके ऊपर लागू होगा। और जो अपने देश का कानून होता है वो कहाँ लागू होता है, जो अपने देश की सीमाएं होती हैं। सीमाएं केवल ये नहीं कि केरल के नीचे खत्म हो गया, केरल से भी 200 किलोमीटर, 200 नॉटिकल माइल, सॉरी, समुद्र की जो सीमाएं होती हैं 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब केरल के तट से लेकर के 200 मील समुद्री सीमा तक भी सीमा भारत की सीमा मानी जाएगी। यदि उसमें कोई मछली मारने आ गया गलती से तो भारत सरकार उसको पकड़ के जेल में बंद कर सकती है, और 200 के आगे वहां तक मछली मार सकता है वो। लेकिन उस 200 की जो समुद्री सीमा है 200 नॉटिकल माइल्स की, उसमें भारत कुछ भी करेगा, कुछ बनाएगा, कुछ मछली मारेगा, चाहे जो करे, ये भारत का अपना विषय है। यही चीज हवाई सीमाओं में भी होता है, यही चीज स्थल सीमा में भी होता है। तो भारत संप्रभु है, वो कर सकता है, उदाहरण के लिए मैंने बताया है। और जो अंतरराष्ट्रीय जो इसका कार्य क्षेत्र होगा, जो विस्तार होगा, वो जितने भी सदस्य देश हैं वो सबके ऊपर लागू होता है। तो ये बोलते हैं इसका जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। अब संहिताकरण क्या होता है, कोडिफिकेशन क्या होता है, सब लोग इसको जाने। अंतरराष्ट्रीय कानून अस्पष्ट है, अनिश्चित है, क्योंकि ये प्रथाओं पर चलता है, संधियों पर चलता है। संधि कभी भी टूट सकती है, तो अंतरराष्ट्रीय कानून भी उसी हिसाब से टूट जाएगा। तो अस्पष्ट है, अनिश्चित है और प्रथाओं पर आधारित होता है। इसको सुधारने के लिए इसमें क्या किया गया है कि इसको लिखा गया है। कोई भी चीज होती है तो उसको लिख दिया जाता है, कोडिफाई कर दिया जाता है। कोडिफिकेशन करना मतलब संहिता बना देना, एक नियम का संग्रह बना देना, उसको संहिता बोलते हैं। और अंतरराष्ट्रीय विधि के संहिताकरण से उसके नियमों को निश्चित और स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 13 में या धारा 13 में यह कहा गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा है, जनरल असेंबली जिसको बोलते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को, मतलब जो देश का आपसी सहयोग है उसको प्रोत्साहन देने के लिए अध्ययनों का पहल करेगा और अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास तथा उसके संहिता को प्रोत्साहन देगा। तो संहिता क्यों जरूरी है, संहिता बन जाने से अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रयोग सरल हो जाता है। संहिता बन जाने से जो भी संदेह आपसी देशों में संदेह होता है उसका निराकरण होता है, और नियम जो बनता है वो नए नियम बनाए जाते हैं ताकि देशों के मध्य जो राजनीति चल रही है वह राजनीति के माध्यम से कहीं अशांति ना हो। इसलिए उस राजनीति का उद्देश्य, देशों के मध्य राजनीति का उद्देश्य शांति होना चाहिए, शांति बनाए रखना हो चाहिए। इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून में या विधि में संहिता बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में बोले कोड इज ए कंसोलिडेशन ऑफ स्टेचू लॉ, मतलब कि साधारण शब्दों में संहिता संविधियों का एक संकलित रूप है। ये आप लोग पढ़ लेंगे, मिल जाएगा। और लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं इसमें। ब्रियली के अनुसार संहिताकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय विधि को विषयानुसार क्रमबद्ध चलाया जाए, इसकी व्यवस्थाएं स्पष्ट तथा निश्चित हों, संदेहों का निराकरण हो और नए नियमों का रचना हो। ये ब्रियली इसके बारे में बोलते हैं और ऐसे ही तमाम विचारक उसको बोलते हैं। सब लोग उसको पढ़ लेंगे। और संहिताकरण क्यों जरूरी है? अंतर्राष्ट्रीय कानून में सुनिश्चितता आएगी, सुगमता आएगी, एकरूपता आएगी, लोकप्रियता में वृद्धि होगी और अंतर्राष्ट्रीय कानून और बढ़िया से चलेगा। इसलिए संहिता बहुत जरूरी है। कोडिफिकेशन का यही एडवांटेज है। ठीक है। अब इसमें दोष भी हो सकते हैं। दोष एक, कोई कानून ना माने कोई देश, कोई बाध्यता तो है नहीं, लेकिन फिर भी लोग संधियों के माध्यम से इससे जुड़े हुए हैं, एक बंधन है। तो इसलिए जो है ये एक बंधन केवल कानून का बंधन है, लेकिन देश हित में ये लगेगा कि भारत को लगेगा कि हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कानून से हमको दिक्कत हो रही तो तुरंत अलग भी हो सकता है। ये भी सब लोग समझ लें। ये नहीं कि कोई भी देश है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून से पूरी तरीके से बंधा हुआ है। ये भी जो है इसके जो संहिता क्रम है इसमें दोष निकल करके आता है, इसकी कठिनाइयां भी होती हैं। ठीक है। तो ये है और इसको सब लोग पढ़ लेंगे। अब अगला जो है उसमें कोडिफिकेशन हो गया, जुरिडिक्शन हो गया, ट्रीटी हो गया। अब राज्य का उत्तराधिकार क्या होता है, स्टेट सक्सेशन क्या होता है, मतलब राज्य उत्तराधिकार के क्या नियम होते हैं, ये आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए। ये बहुत छोटा विषय है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। इसमें क्या है, राज्य उत्तराधिकार के बारे में एशियाई राज्यों का दृष्टिकोण इस बात से प्रभावित है कि जिन दायित्वों को स्वीकार करने में उनकी स्पष्ट व स्वतंत्र स्वीकृति नहीं थी उसे वह क्यों वहन करें। मतलब कि यदि कोई राज्य के ऊपर कोई कानून लाद दिया जाता है तो क्या वो हमेशा से लेकर के चलेगा? ऐसा नहीं है। ठीक है। औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्वीकार किए गए दायित्वों को हूबहू स्वीकार करने का जो प्रक्रिया जो चली ट्रस्टीशिप काउंसिल द्वारा या जो भी चला, जिसके भी द्वारा चला, वो जो नए राज्य का निर्माण हुआ या नए देश का निर्माण हुआ उस पर सहमति नहीं थे। तो उपनिवेश काल सब लोग जानते ही होंगे। उपनिवेशिक काल किसे कहते हैं? जब विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय या उससे पहले प्रथम विश्व युद्ध के समय या उससे 200 साल पहले, जब कोई देश दूसरे देश पर जा करके आर्थिक रूप से कब्जा करके सेना के माध्यम से उस देश पे शासन करता था तो उसको उपनिवेश बोला जाता था। जैसे भारत में ब्रिटिश उपनिवेश जो है 1858 से लेकर के, सही मायने में 1858 से लेकर के 1947 तक रहा। हालांकि व्यापार की शुरुआत 1601 में ही हुई थी, शाहजहां, जहांगीर कौन था, शाहजहां के काल में। और 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो चुकी थी। तो इस प्रकार से उपनिवेश बना। अब भारत को ब्रिटेन 1947 में छोड़ के चला गया, लेकिन उसका कोई नियम हम उसको चलाते रहें, ये अच्छा चीज नहीं है। ये इसके बारे में उत्तराधिकार का नियम कहता है। इसमें कहा गया है कि औपनिवेशिक काल में दिए गए ठेकों, रियासतों अथवा संपत्तिक अधिकारों आज से नवोदित राज्य, मतलब जो नए देश का निर्माण हुआ है, अपने को बाध्य नहीं मानते जो उसके अपने राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हो। सन 1972 के प्राकृतिक संपदा पर अस्थायी संप्रभुता विषयक प्रस्ताव में घोषित किया गया था कि स्वतंत्रता से पूर्व प्राप्त संपत्ति के विषय में उत्तराधिकारी राज्य के अधिकार एवं कर्तव्य राष्ट्रीयकरण, स्वामित्व हरण एवं क्षतिपूर्ति संबंधी वैधिक व्यवस्था से नियमित नहीं होंगे। मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन छोड़ के चला गया तो सब कुछ भारत जो है उसको देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उत्तराधिकार के नियम ये आए हैं 1972 में। और पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग हुआ तो उसने घोषणा की पाकिस्तान द्वारा लिए गए जो भी ऋण है वो नहीं देगा। ये नहीं कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान 1971 के पहले एक था जिसको पूर्वी बंगाल बोला जाता था, और 1971 में बांग्लादेश बना पाकिस्तान से अलग होकर के, तो ये नहीं कि पाकिस्तान ने किसी से 500 रुपया उधार ले रखा है किसी देश से तो बांग्लादेश अब पाकिस्तान कहेगा हम 250 देंगे, 250 तुम दो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बांग्लादेश ने स्पष्ट किया। तो ये समझने का, एक समझने के लिए मैंने उदाहरण बताया। तो इस प्रकार से जो है उत्तराधिकार के नियम जो है चलते हैं और उत्तराधिकार के नियम लागू भी होते हैं अंतरराष्ट्रीय विधियों में। ये सब लोग जानेंगे। और अब्रोगेशन ऑफ ट्रीटीज, एब्रोगेशन ऑफ ट्रीटीज क्या होता है ये सब लोग जाने, जिसमें ये निकल के आता है कि किस प्रकार से संधियों को कब तोड़ा जाए, संधियों को कब तोड़ दिया जाए, या संधियां कब, उसको संधि विच्छेद कैसा होता है, या किसी चीज संधि को किस प्रकार से हटा दिया जाए। ये जो है ये होता है जब कोई देश, इसमें क्या नियम होता है, इसमें नियम यही होता है कि जब कोई देश
अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संधि जो बनी है उससे निरसन कर लेता है या उससे अलग हो जाता है, उसको अब्रोगेशन ऑफ ट्रीटीज बोलते हैं। इसका मतलब संधियों का निरसन, सब लोग इसको लिख लीजिए, संधियों का निरसन इसको बोलते हैं। और ये बहुत सही चीज है। जैसे कि सीटीबीटी बना, सीटीबीटी 1996, 94, 95, 96 से शुरू हुआ, 96 में शुरू हुआ। और सीटीबीटी पे ये कहा गया कि सब लोग दस्तखत करेंगे, और ज्यादातर लोग दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन उस सीटीबीटी पे हस्ताक्षर करने के बावजूद भी यदि उसके चीज को किसी ने नहीं माना, तो वो था अमेरिका। अमेरिका उस संधि से अलग हट गया। इसलिए सीटीबीटी के नियमानुसार अमेरिका यदि परमाणु हथियारों में कटौती नहीं कर रहा है या अपने आप को उससे नियमों से नहीं बांध रहा है, तो उसको बोलेंगे वो अब्रोगेशन ऑफ ट्रीटी कर रहा है, मतलब कि वो संधियों को नहीं मान रहा है, उसको निरसन कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है। तो इस प्रकार से चीजें देखी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका नियम है, इसका संधि का ये नियम होता है कि कभी कभी संधियों को हम तोड़ सकते हैं, कभी कभी संधियों से हम जुड़ सकते हैं। तो संधियां में कमजोरियां भी होती हैं। संधियों में जो है कमजोरी के चलते संधियां जो है टूटती हैं। संधियों को अपने देश के कानून के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय हित, मतलब देश अपने हित को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधियों को तोड़ भी सकता है, संधियों को संधियों से अलग हो सकता है। तो ये जो चलता है इसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधियों का निरसन बोलते हैं, संधियों से दूर हो जाना बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अगला जो टॉपिक है इसमें, आ, हवाई युद्ध के हवाई नियम। ये पहले आते हैं, इसको बता दें फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। युद्ध का हवाई नियम क्या होता है, सब लोग जानते होंगे कि युद्ध किस प्रकार से चलता है, तो उसके हवाई नियम क्या होते हैं। तो सब लोग जानते ही होंगे कि हवाई हमला क्या होता है। कोई बता सकता है हवाई हमला क्या होता है? कोई भी बताओ ऑन करके, हवाई हमला किसे कहते हैं? सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? जी सर, सुन रहे हैं। हाँ चल बताओ तो कुछ, हवाई हमला क्या होता है, ताकि हम भी जाने ना कि सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। कुमारी सविता, देव कुमारी, करुणा राव, करुणा राव, करुणा तुम अपना ऑन करके भाग गई हो कहाँ? मतलब सुन रही हो कि वीडियो खाली वो मोबाइल ऑन करके कहीं किचन में चाय बनाने चली गई? प्रियंका, नहीं सर, है। हाँ तो बताओ हवाई हमला क्या होता है, ऐसे ही बताओ, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सर, मिसाइल तो कैसे छोड़ते हैं ऊपर से? ऊपर से मिसाइल छोड़ा, मिसाइल तो कई तरीके से छोड़ा जाता है, तुमको पता है मिसाइल कितने प्रकार से छोड़ा जाता है? कोई बता सकता है? मिसाइल ज, अ, जल ये जल से, पानी में कहाँ रख के छोड़ते हैं, कौन बता रहा है? जमीन तो हवा से किया था, हवा से बिल्कुल हवा पे बिल्कुल किया बिल्कुल था। बिल्कुल, ये कौन लड़की बता रही, कि नाम बताओ अपना। करुणा। हाँ करुणा बता रही है, हाँ। तो करुणा ने सही बताया कि जमीन से जमीन के मार करने की मिसाइलें होती हैं, और जमीन से हवा में मार करने की, हवा से हवा में। तो हवा में हवा से मारते हैं। हाँ, हवा से हवा में जो मार करेगा, एयर टू एयर, उसमें हवाई जहाज का वो लड़ाकू विमान का प्रयोग होगा ना, कि नहीं होगा? जी जी। होगा उसी सर। में संभव हो सकता है। अभी थोड़ा है कि जमीन पे हवाई जहाज रेंगता थोड़ा है, उड़ता है। तो वही मैंने कहा कि किस प्रकार से हम हवाई युद्ध के जो नियम हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें हम जो नियम बना लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों ने नियम बनाए, खासतौर से प्रथम विश्व युद्ध के समय जो हवाई नियम बने थे। और इसलिए बने कि उस समय लड़ाकू विमान उड़ते थे तो बहुत तेज नहीं उड़ते थे, और बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ते थे, और बहुत तेजी से नहीं उड़ते हैं। अब तो पता चला कि सोनभद्र पे बम गिराना है, तो सोनभद्र पे बम गिर जाएगा, बम गिरने के बाद फूट जाएगा, दग जाएगा, सब लोग मर जाएंगे, कोई कोई जो बचेगा वो जान पाएगा कि अभी 2 मिनट पहले कोई बम गिरा के गया है। मतलब इतना तेजी से हवाई जहाज उड़ रहा है, सुपरसोनिक जिसको बोलते हैं। जब उड़ करके हमारे ऊपर से चला जाएगा 100 किलोमीटर दूर, तब उसकी गड़गड़ाहट हमको सुनाई देगी। अब सोचो कितनी स्पीड होती होगी, 1500 किलोमीटर प्रति घंटा के इस रफ्तार से सब उड़ रहा है, बहुत तेजी से उड़ रहा है, मतलब बहुत तेजी से उड़ता है। अब आजकल जो जितने भी फाइटर प्लेन बन रहे हैं, और फाइटर प्लेन में ऐसे ऐसे सिस्टम लगा दिए गए हैं कि रडार उसको पकड़ भी नहीं पाता है कि कहाँ से उड़ के आया, किस तरफ से आ रहा है।
तो ये चीजें हैं। और उससे भी खतरनाक चीज है, अमेरिका ने एक स्टार वार शुरू किया था। स्टार वार रोनाल्ड रीगन के समय में 1985 में शीत युद्ध के समय में शुरू हुआ था, जिसमें रोनाल्ड रीगन ने कहा कि हम सैटेलाइट के माध्यम से जिस भी देश के ऊपर चाहेंगे उस देश को हम नष्ट कर सकते हैं। तो हालांकि उसका उनका प्लान बहुत ज्यादा चला नहीं, वो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अमेरिका ने इस विधि को, इस लड़ने के नियम को विकसित करने का प्रयास किया था, स्टार वार कार्यक्रम को चलाया था शीत युद्ध के समय। तो इसको भी समझने की जरूरत है। हमारे पास भारत देश कहाँ टिकता है तकनीकी में, सब लोग जानते हैं, धीरे धीरे विकास हो रहा है हमारे देश का। लेकिन फिर भी हवाई हमले का जो शुरुआत हुआ वो 1914 के आसपास माना जाता है। और इसमें यह माना जाता है कि शक्तिशाली और जो तेजी से उड़ने वाले वायुयान हैं, अणु बम है, हाइड्रोजन बम है, रॉकेट हैं, अंतरराष्ट्रीय जो प्रक्षेपास्त्र हैं, प्रक्षेपास्त्र का मतलब मिसाइल जिसको बोलते हैं, उसको अंतरराष्ट्रीय को इसलिए बोलते हैं कि वो आईसीबीएम होता है। आईसीबीएम का मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर मार करता है। और इसकी क्षमता 5,500 किलोमीटर, 6,600 किलोमीटर की दूरी की होती है। यदि रूस चाहेगा तो अपने मास्को से छोड़ेगा तो सीधे अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में गिरेगा। इतना लंबा लंबा उन लोगों ने बना रखा है, और बिल्कुल सटीक गिरेगा। ये नहीं कि 5 किलोमीटर पहले गिर गया या 2 मीटर दूर गिरा, ऐसा कुछ नहीं, जहां गिराना होगा वहीं पे वो गिराएंगे। तो ऐसा ऐसा सिस्टम तकनीकी बना है। तो इसीलिए तमाम नियम आ गए हैं युद्ध के। और युद्ध का नियम का मतलब ये नहीं कि चाहे जिसके ऊपर बम गिरा दो। युद्ध का नियम यही है कि नागरिकों की हत्या कम से कम हो, देश को नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो। तो देश के जो आर्थिक संसाधन के जो क्षेत्र हैं, जैसे बिजली उत्पादन कोई क्षेत्र है, बांध है, सड़क है, उस पे बम गिराए जाते हैं, ताकि यदि वो नष्ट होगा तो देश अपने आप जो है चुपचाप बैठ जाएगा। और लोगों को कम मारना, सिविलियंस को कम मारना होता है। तो हवाई स्थल युद्ध और समुद्री युद्धों से जो है आपसी लगभग वो एक जुड़ी हुई चीजें हैं। इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि मानवीयता के अनुसार कार्य करना, मतलब कि सिविलियंस को नहीं मारना है, नागरिकों को नहीं मारना है, अधिक क्रूरता और हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता है, युद्ध न करने वाली प्रजा पर आक्रमण नहीं किया जाता है। मतलब कि यदि प्रजा आक्रमण गतिविधियों में नहीं लिप्त है तो उस पर बम नहीं गिराया जाएगा। तटस्थ देशों को किसी युद्धग्रस्त देश के विरुद्ध तैयारी का अथवा युद्ध का क्षेत्र न मानना। जो न्यूट्रल स्टेट होता है, जिसको युद्ध से कोई मतलब नहीं, उसके ऊपर बम नहीं गिराना है। तो ये हवाई युद्ध का मौलिक सिद्धांत हुआ, मतलब नागरिकों की हत्या कम से कम हो। और 1911 में अंतरराष्ट्रीय कानून संस्था ने मैड्रिड, मैड्रिड कहाँ पे है कोई बता सकता है? तो उसको हम वेरी गुड बोलेंगे। मैड्रिड कहाँ पे है, ये किस देश की राजधानी है, कौन बताएगा? स्पेन की। हाँ, यस यस, नूर सबा बेगम, वेरी गुड। तुमने बताया ये स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। तो इसमें जो एक हवाई युद्ध का जो नियम उस समय बनाने का प्रयास हुआ था, उसमें प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो नियम बनाए गए थे उसमें यह था कि रक्षित और आरक्षित स्थानों में विभेद नहीं किया गया था। मतलब ये नहीं था कि इस क्षेत्र पे गिराएं या इस क्षेत्र पे ना गिराएं। गोला बारूद तथा हथियार बनाने के कारखाने तथा सैनिक अड्डे असैनिक जनता के नगरों में होते थे। इन नगरों पर बम वर्षा की समस्या बड़ी जटिल थी। हवाई युद्ध के नवीन साधनों विकास के कारण आकाशीय युद्ध संबंधी नियम पूरे नहीं थे उस समय, और संपूर्ण युद्ध की नवीन प्रणाली पर ध्यान देना आवश्यक था। उसमें चर्चा की गई थी। उसके बाद वाशिंगटन में भी इसका सम्मेलन हुआ 1923 में, उसमें भी हवाई युद्ध के नियम बनाए गए। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 2 सितंबर 1939 को। उसमें नियम यह बना कि इंग्लैंड और फ्रांस ने घोषित किया कि वह असैनिक जनता पर बम वर्षा नहीं करेंगे। मतलब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह मान लिया गया कि जो सिविलियंस हैं उस पर हम बम जो है नहीं गिराएंगे। अब यही चीज सोचो, जो भारत पाकिस्तान का पहलगाम को लेकर के जो आपसी जो छोटी मोटी लड़ाई लड़ी गई 2-3 दिन, उसमें यही तो कहा गया कि भारत, बार बार यही बोला जाता था, रात में न्यूज आता था कि भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को नहीं मारा। लेकिन पाकिस्तान ये कहता था कि इन्होंने हमारे मस्जिद मस्जिद पे बम गिराए, हमारे मदरसों पे बम गिराए, जिसमें 15-20 लोग नागरिक मारे गए। ऐसा वो इसलिए कहता था कि नियम के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी हो, इसलिए पाकिस्तान बोलता था कि हमारे
नागरिकों को इन्होंने हमारे नागरिकों के ऊपर बम गिरा करके मारा। तो ये चीजें होती हैं। तो हवाई युद्ध का नियम यही है कि जो है कम से कम नागरिक मारे जाएं और ज्यादा से ज्यादा देश का नुकसान दूसरे तरीके से हो, और व्यूह कौशल के माध्यम से बम वर्षा करके जो है किस प्रकार से देश को क्षति पहुंचाई जाए कि देश जो है हार जाए। तो उसमें वही है, बांध को निशाना बनाते हैं, सड़क को निशाना बनाते हैं, हवाई अड्डे को निशाना बनाया जाता है। ये सब चीज जो है हवाई हमले में किया जाता है, लेकिन नागरिकों को छोड़ दिया जाता है। और ये भी कहा गया 1945 के बाद कि हवाई हमलों में अब परमाणु बम का प्रयोग नहीं होगा, कोई बम लेकर के नहीं किसी देश के ऊपर गिरा देगा। तो ये भी है, जैसा कि टीवी में दिखाया जा रहा था कि ये हो गया, भारत ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान के साथ वैसा कर दिया। तो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के छात्र हैं, उनको समझना चाहिए कि क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, क्या भारत ऐसा कर सकता है, या भारत पाकिस्तान के युद्ध को कोई रुकवा सकता है। इस पर भी हम लोग विचार करें। ये भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय हो सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सिलेबस में आएगा स्थल युद्ध के नियम। स्थल युद्ध के नियम भी यही है। स्थल युद्ध के नियम यही है कि किस प्रकार से किस प्रकार से हम स्थल स्तर जो लड़ेंगे हम स्थल पर, उसमें हम किस स्तर तक इतना हिंसा कहाँ तक हमारी होगी। तो उसमें भी यही है कि यदि हम कहीं घुसते हैं सीमाओं के अंदर से या कहीं जाते हैं, तो हम कम से कम उन तबकों को ना मारें जो सिविलियंस हैं, उनको ना मारें, उनसे बचें। तो उनसे बचें और उनको हम ये प्रयास करें कि किसी भी प्रकार से उनको क्षति ना हो, किसी भी प्रकार से उनको जबरदस्ती बंदी ना बनाया जाए। हालांकि ऐसा नहीं होता है। 1907 बात की बात है, अक्टूबर 1907 में द हेग, जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहां पर उन्होंने जो है एक प्रकार से नियम कानून जो लाया गया, उसमें यह था कि किस प्रकार से हम हवाई हमले नहीं, जो स्थल के माध्यम से जो युद्ध लड़ने का तरीका है, उसको किस प्रकार से हम अपनाएं ताकि देश को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और नागरिकों को कम से कम जो है उसमें सहभागिता हो। मतलब नागरिकों के ऊपर कम से कम उसके युद्ध की भयावहता जो है सिद्धि कम से कम हो, केवल देश को नुकसान हो। तो एक प्रकार से ये 1907 में भी आया, 1946 में भी आया, जिसमें जो युद्ध के तरीके हैं उसको किस प्रकार से हम लोग अपनाएं कि कम से कम जो है नागरिक मारे जाएं और ज्यादा से ज्यादा जो है देश को नुकसान हो। तो इसका भी जो है, इसके लिए बाकायदा 1907 में अनुच्छेद वगैरह आया था, और 1977 में इसका रेगुलेशन भी आया था, जेनेवा कन्वेंशन, जिसको 1977 में शामिल मतलब स्वीकृत किया गया युद्ध के नियम को। तो इसको भी समझने की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें इसके जो भी इसके इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ डिबेट में ये चीज लेख मिल जाएगा कि किस प्रकार से, और जो जो घायल हो जाते हैं उनको तुरंत तुरंत उपचार दिया जाए। यदि कोई सैनिक घायल है तो उसके ऊपर बम गोली वर्षा नहीं की जाएगी, उसको पूरी तरीके से मार नहीं दिया जाएगा, उसका उपचार होगा। इंडियन इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इसीलिए उसका निर्माण हुआ था कि स्थल में जो युद्ध हो रहा है उसको किस प्रकार से देखा जाए। यही समुद्री में भी है। और अब हम आगे बढ़ेंगे तो राइट एंड ड्यूटीज ऑफ न्यूट्रल स्टेट, मतलब उदासीन जो सुबह राज्य हो। करते हैं, लाइट चार्ज नहीं है सर फोन। हाँ हाँ, बंद कर रहे हैं। अब जो उदासीन राज्य होते हैं, जो किसी हमले या किसी चीज में सम्मिलित नहीं होते, जैसे स्विट्जरलैंड, तो इनका क्या रोल होता है, इनकी भूमिका यही होती है कि दूसरे देश में सहायता पहुंचाना, और दूसरे देश का क्या सबको समान निगाह से देखना जो है, यही इसमें होता है। बाकी चीजें आप लोग पुस्तक में पढ़ लेंगे, और किसी को कोई प्रश्न पूछना तो पूछ लो, अन्यथा हम लोग समाप्त करें। सब लोग पुस्तक में पढ़ लेंगे, सब मैंने स्कैन करके भेज दिया है, सब उसमें मिल जाएगा, और एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं ओके होगी। सर। और कल सब लोग टाइम से 4:30 बजे जुड़ेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला पेपर पढ़ा दिया जाएगा। किसी को कोई सर क्वेश्चन इतना लेट पूछना? से क्यों सर, 2-3 बजे ज्वाइन कराइए नहीं सर। नहीं, अरे तो हम वहां कॉलेज से आते हैं, हमको खुद ही 3 बज जाता है, खाना खाते हैं फिर। अब खाना खाते ही तुरंत हम बैठ के कुर्सी पे शुरू थोड़े हो जाएंगे। तो हमको भी थोड़ा ठीक। 4:30 बजे रखो तो ठीक रहेगा। किसी को कोई प्रश्न है पूछ लो, नहीं तो हम बंद करें। सर एग्जाम कब तक आएगा होगा? क्या? एग्जाम की तिथि जब एग्जाम आएगी टाइम तो टेबल देखा। कब आएगा? अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी तो 10-15 दिन लगेगा। ठीक है, चलो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ठीक है, अब थैंक कल यू हम सर। लोग कल 4:30 बजे जुड़ेंगे।